दोस्तों एक लड़की होती है जो एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो जो लड़का होता है वो अदर कास्ट का होता है, जिसकी वजह से उसके जो घर वाले होते हैं वे शादी करने से इनकार कर देते हैं और कह देते हैं कि हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे, हम अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। इसके चलते वे उसकी शादी किसी और से कर देते हैं जो उनकी ही कास्ट का होता है। जब वे उससे उसकी शादी कर देते हैं तो वो अपनी ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद भी वो अपने प्रेमी से मिलना नहीं छोड़ती। लेकिन जब उसका प्रेमी एक दिन घर आता है और उससे मिलता है तो उसकी जेठानी जो होती है वो देख लेती है उस दिन इन तीनों के बीच आखिर क्या होता है। और उसकी जेठानी जब देख लेती है तो वो क्या करती है और सुधा उसके साथ क्या करती है, उसका प्रेमी क्या करता है, ये जानने के लिए बने रहिए मेरी घटना के साथ। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक गाँव है जो है दरियापुर। लेकिन इस घटना की जो शुरुआत होती है बिजनौर के एक गाँव से होती है, जिस गांव में एक लड़की रहती थी और उस लड़की का नाम सुधा होता था। सुधा जो होती है स्कूल में पढ़ा करती थी, जो 9वीं क्लास में थी। अभी जब 9वीं क्लास में पढ़ती थी तो इसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम नितिन होता है। अभी नितिन से प्यार करने लगती है। अभी नितिन के साथ ही पढ़ा करती थी और अब उसके साथ ही स्कूल से आती थी और उसके साथ ही स्कूल जाती थी। ये सुधा जो होती है नितिन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन नितिन जो होता है ये अदर कास्ट का होता है। जो सुधा होती है अदर कास्ट की होती है, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर इसी दौरान 1-2 साल बाद इसके घर वालों को पता लग जाता है कि सुधा किसी से प्यार करती है और वो हमारी कास्ट का भी नहीं है। जब इस बात का पता उसके घर वालों को पता लगता है तो वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, हमारी नाक कटवाओगी, हमारी बेइज्जती करवाओगी अदर कास्ट में शादी करके। सुधा जो होती है वो कहती है कि मुझसे ही शादी करूंगी, चाहे वो हमारी कास्ट का हो या ना हो। वो इस बात पर रट लगा कर बैठ जाती है। लेकिन उसके घर वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी उससे बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। अब सुधा के पिता जो होते हैं वे एक लड़का ढूंढने लग जाते हैं। अब उन्हें एक लड़का मिलता है जो उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के दरियापुर में रहता है। वे 2 भाई रहते हैं। बड़े भाई की उसकी शादी हुई भाई रहती है, छोटा भाई जो होता है जिसका नाम होता है शुभम। अब शुभम से उसके घर वाले जो होते हैं शादी तय कर देते हैं और शुभम से उसकी शादी करा देते हैं। वो लड़की जो होती है वो शादी से बिल्कुल इनकार कर देती है, लेकिन फिर भी घर वाले जो होते हैं ज़बरदस्ती उसकी शादी उससे ही करवा देते हैं। अब सुधा जब अपने ससुराल जाती है तो उसका गृह प्रवेश जो होता है वो बहुत अच्छे से कराया जाता है। सुधा की सास नहीं होती, सुधा के ससुर नहीं होते, उसकी जो जेठानी होती है वही उसका गृह प्रवेश करवाती है और वो उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करवाती है। उसकी जो जेठानी होती है वो सुधा का बहुत ख्याल रखती है, क्योंकि वो जानती है कि सुधा नई नई इस घर में आई है, उसे कुछ नहीं पता और वो सुधा को अपनी छोटी बहन जैसा मानती है। उसकी जेठानी जो होती है वो उसे कुछ काम भी नहीं करवाती थी, उसे कुछ काम भी नहीं बताती थी, वो खुद ही सारा काम किया करती थी। सब कुछ सही चल रहा था और सुधा जो होती है इसने अपने प्रेमी से बात करना छोड़ा नहीं था। ये अब भी नितिन से बात करती थी और नितिन से बात करती थी और नितिन को अपनी ससुराल में बुलाया करती थी और नितिन जब अपने घर जाया करती थी तब भी वहाँ पर जाकर मिला करती थी। अब नितिन और सुधा जो होते हैं इनकी नज़दीकियाँ जो होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुमने क्यों शादी की? जब नितिन उससे पूछता है कि तुमने क्यों शादी की तो वो बताती है कि तुम्हारी कास्ट की वजह से मेरी शादी कर दी गई और अगर हम एक कास्ट के होते तो हम एक साथ रहते हैं। तो उसका जो प्रेमी होता है नितिन वो कहता है कि हम भी एक साथ रहेंगे, हम एक साथ रहना चाहते हैं। सुधा जो होती है वो कहती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा पति भी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मगर हाँ हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। लेकिन नितिन इस चीज़ के लिए भी मान जाता है कि हमें दोनों एक साथ रह सकते हैं। वे दोनों एक साथ रहने लगते हैं और जब भी उसके घर कोई नहीं होता था सुधा के, वो उसे बुला लिया करती थी और जब अपने मायके जाया करती थी उससे मिल लिया करती थी। एक दिन जब उसकी जेठानी होती है, जब वो सुधा जो होती है वो घर से बाहर जा रही होती है तो उसकी जेठानी जो होती है उसका पीछा करती है। वो पीछा करने के बाद देखती है कि वो सोचती है कि आखिर ये सुधा जा कहाँ रही है, ये रोज़ इसी टाइम कहाँ जाती है। उसकी जेठानी जब रोज़ का टाइम देखती है तो वो एक दिन जब उसका पीछा करती है तो वो देखती है कि जो जहाँ उनके डंगर बंधे होते हैं वहाँ जहाँ उनका एक भूस का कोठा होता है उसमें वो सुधा जाती है। उसकी जेठानी सोचती है कि अभी नियार का टाइम भी नहीं हुआ है और नियार तो मैं करके चली गई थी, शाम का समय है और ये यहाँ पर करने क्या आई है। उसकी जेठानी जो होती है जब वो देखती है कि भूस वाले कमरे में एक लड़का है जिसका नाम नितिन है, वो जब इसको देखती है तो सुधा से पूछती है कि ये कौन है। सुधा जो होती है वो बताती है कि मैं इससे प्यार करती थी और मेरे घर वालों ने इससे शादी करने से मना कर दिया था और ज़बरदस्ती स्वयं से करा दी थी। तो उसकी जो जेठानी तो होती है वो कहती है कि मेरे देवर के साथ तुमने गलत किया है। वो सुधा जो होती है वो कहती है कि भाभी मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसके बिना नहीं रह सकती।
मैं शुभम भी तो मेरे साथ रह रहा है, प्लीज़ तुम किसी को कुछ बताना मत, और मैं इसके साथ भी रहना चाहती हूँ। उसकी जो भाभी होती है, जेठानी होती है, वो समझ जाती है और सोचने लगती है कि चलो छोड़ो, अगर ये इसके साथ खुश है तो सही है। अब इसकी जो भाभी होती है वो कुछ नहीं बताती, किसी को कुछ भी नहीं बताती, सब ऐसे ही चल रहा था। अब जब वो जेठानी होती है उसे पता चलता है एक दिन सुधा जो है वो प्रेग्नेंट है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो उससे पूछती है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये किसका है। तो वो बताती है कि ये बच्चा शुभम का है। लेकिन उसकी जेठानी जो होती है वो कहती है कि बच्चा शुभम का नहीं हो सकता। वो कहती है कि शुभम का ही है, लेकिन वो कहती है कि शुभम का नहीं है, तुम तो जो हर रोज़ जो मिला करती हो अपने प्रेमी नितिन से मिला करती हो, तो ये बच्चा शुभम का कैसे हो सकता है। तुम मेरे देवर पर किसी और का बच्चा कैसे डाल सकती हो। तो जब इस बात का उसकी जेठानी को पता लगता है तो वो कहती है कि मैं अब ये बात छिपा नहीं सकती, और ये बात अब बहुत आगे तक जा चुकी है। तो उसकी जेठानी जो होती है वो क्या अपने देवर से बताती है और सारी बातें बताती है कि ये अपनी प्रेमी से मिलती है। जब तुम जंगल जाया करते हो तो ये उसे अपने घर, हमारे जो भूस वाला कमरा है वहाँ पर बुलाती है, उसके साथ संबंध बनाती है, और उसके पेट में बच्चा भी है। जब सोम इस बात को सुनता है तो उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। जो वो होती है, सुधा होती है, वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। शुभम जो होता है वो मान जाता है और वो उसका बच्चा रखने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो सुधा जो होती है वो फिर भी नहीं मानती, उससे लगातार बातें करती है और उससे लगातार मिलती है। शुभम जो होता है वो उसे रोज़ धमकाता था और रोज़ डांटता था। उसकी जेठानी भी उसे धमकाया करती थी और डांटती थी। सुधा जो होती है ये परेशान हो जाती है और जो उसका प्रेमी होता है नितिन, उससे कहने लगती है कि अब मेरा यहाँ जीना हराम हो रहा है और मेरी जेठानी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो हर रोज़ अपने देवर से शुभम से कहती है कि मैं तुमसे मिलती हूँ, तुमसे बात करती हूँ, या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर इसे जो मेरी जेठानी है इसे रास्ते से हटा दो। नितिन जो होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें जेल हो जाएगी अगर हम ऐसा करेंगे। मगर वो कहती है तो तुम इससे शादी कर लो। तो फिर भी वो कहता है कि मैं शादी कर भी लूँगा, तुम्हारे पति ने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया तो हम शादी करके भी फंस जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब शुभम और शुभम का बड़ा भाई अपने घर आते हैं और घर आकर देखते हैं कि जो पशु है वे नहीं खड़े हैं, उन्हें चारा भी नहीं डाला गया, तो वे घर में आवाज़ लगाते हैं। शुभम कहता है भाभी कहाँ हो आप। उसका जो भाई होता है वो भी आवाज़ लगाता है, वो सुधा करके आवाज़ लगाता है, तो वे सुनती नहीं है। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर जो है वो सुधा जो है वो घायल अवस्था में पड़ी है, और जो उसकी बड़े भाई की बीवी है वो बिल्कुल उसके भी ब्लीडिंग हो रही है। तो वे एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस बुलाने के बाद वे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद सुधा जो होती है वो बच जाती है और उसकी जेठानी जो होती है वो मर जाती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस केस बन जाता है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और तुम्हें किसने मारा। सुधा बताती है कि हमारे घर में चोरी हुई है, हमारे घर में कुछ व्यक्ति आए थे और हम दोनों को मार कर हम दोनों के हाथ पैर बांध कर चले गए थे। अब जब पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को थोड़ा सा शक होता है, लेकिन वे उससे पूछते नहीं हैं कि आखिर उसकी जेठानी तो मर गई लेकिन वो बच गई। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे सुधा के फ़ोन की CDR निकलवाते हैं, और सुधा के फ़ोन की जो CDR निकलवाते हैं, कॉल निकलवाते हैं, तो वे उसमें देखते हैं कि सुधा जिस दिन उसके घर में चोरी हुई है उस दिन एक नंबर से उसे 25 बार कॉल आई है। तो सुधा से पूछते हैं कि नंबर किसका है, 25 बार तुमने किससे बात की और ये इतने घंटे तक बात किससे की। सुधा जो होती है वो बताती है कि हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इससे ही प्यार करती हूँ, मैं शुभम से शादी करना ही नहीं चाहती थी, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी। तो वे इससे पूछते हैं कि तुमने 25 बार उस दिन उसे कॉल क्यों की। तो सुधा जो होती है वो बताती है कि मैंने कहा ना मैं हर रोज़ बात करती थी, ऐसे ही मैं उस दिन भी उससे बात की। तो पुलिस वालों को फिर से शक होता है, पुलिस वाले उसका पता पूछते हैं और उसका पता पूछने के बाद उसे गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने पर जब उस पर दबाव डालते हैं तो नितिन टूट जाता है और वो सब कहानी बताता है। वो बताता है कि उससे सुधा ने उससे कहा था कि या तो मुझसे शादी कर लो या फिर मेरी जो जेठानी है इसे रास्ते से हटा दो। मगर मैं ऐसा तो नहीं कर सकता था, शादी तो उससे कर नहीं सकता था, उसकी जेठानी को रास्ते से हटाना मुनासिब समझा। जब एक दिन मैं इससे मिलने गया था सुधा से, तो उसकी जेठानी जो होती है वो उसके पीछे पीछे आती है फिर से, और उससे फिर से कहती है कि तुम बाज नहीं आओगी, तुम ये क्या कर रही हो। उसकी जो जेठानी होती है वो चली जाती है, और जेठानी जब चली जाती है तो उसके साथ पहले गलत काम करता है, उसके साथ संबंध बनाता है और सोचता है कि मैं इसके साथ संबंध बनाकर छोड़ दूंगा, उसे ब्लैकमेल करूंगा और उसे मारूंगा नहीं। लेकिन जो जिसकी जेठानी होती है वो लगातार इस बात को कह रही थी कि मेरे देवर को आ जाने दो, मेरे पति को आ जाने दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगी और तुमने मेरे साथ क्या क्या किया ये सब बताऊंगी।
जब ये बात नितिन सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि अगर इसने सब कुछ बता दिया तो मैं डबल फंसूंगा। तो वो जो होता है उसका गला दबाकर उसे मार देता है। सुधा आकर देखती है कि उसे मार दिया, तो सुधा जो होती है वो सोचती है कि अगर इसे चोट लगी तो मेरे पे चोट नहीं लगी तो सबका शक मेरे पर जाएगा। तो सुधा जो होती है वो कहती है कि तुम मेरे भी थोड़े बहुत मतलब कि ब्लडिंग करो, जिससे कि लगे हम दोनों पर अटैक हुआ है और हम दोनों ही घायल अवस्था में मिले हैं। तो ऐसा ही करता है, वो उसके घर जाता है और घर जाने के बाद उसकी जेठानी को ऐसे ही फेंक देता है और जो उसकी जो सुधा होती है उसके हाथ पैर बांध देता है और उस पर थोड़ी से घाव कर देता है। जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें शादी ही करनी थी तो तुम अपने पति से डिवोर्स लेकर इससे शादी कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी ही जेठानी को रास्ते से हटाना मुनासिब क्यों समझा। तो उसकी जो सुधा होती है वो कहती है कि साहब उसने मुझे परेशान कर रखा था, वो हर रोज़ मेरे पति से मेरी बुराइयां करती थी और मेरे बारे में और नितिन के बारे में बताया करती थी। पुलिस वाले जो होते हुए कहते हैं कि तुमने यहाँ सही नहीं किया, तुमने यहाँ पर जो एक निर्दोष औरत थी उसे भी मार दिया और अपने पति के साथ भी धोखा दिया और जो तुम्हारा प्रेमी है उसको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया। तो वे कहते हैं कि यहाँ पर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, इन दोनों ने एक निर्दोष की जान ली थी। पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें जेल भेज देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो सुधा होती है अगर शादी करने के बाद इससे डिवोर्स लेकर शुभम से उसके साथ शादी कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने वहीं रहने के बाद अपनी जेठानी को मारने को मुनासिब समझा। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको जागरूक करना था। आप ऐसी घटनाओं से बचकर रहे और अपने परिवार के साथ खुश रहे। नमस्कार।